नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, अगर आपके पास में कोई भूत प्रेत आत्मा आकर के खड़ी हो जाए और आपको पता भी नहीं चले, ऐसा हो सकता है? नहीं ना? कुछ ऐसी ही कहानी जोगिंदर के साथ में घटी थी। उनके साथ में एक प्रेतात्मा काफ़ी दिनों तक दोस्त बनी रही और जोगिंदर को पता तक नहीं था। लेकिन जब पता लगता है ना, तब जोगिंदर का हालत ख़राब हो जाता है। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं जोगिंदर के ही शब्दों द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम तो आप जान ही चुके हो। मेरा नाम जोगिंदर, मध्य प्रदेश का निवासी। ये जो मेरे साथ में घटना घटी थी, साल था 2005 का। उस टाइम मैं घर से दूर था। एक बनी हुई अधूरी बनी हुई फैक्ट्री में चौकीदारी का काम करता था। अभी वहाँ पर आसार नहीं थे कि कब तक वो फैक्ट्री चालू होगी, लेकिन रखवाली तो करना ही पड़ता था। मैं वहाँ पर नौकरी करता था और नौकरी ऐसी थी कि कोई उसमें ज़्यादा तुल तपाड़ नहीं था। वैसे तो मेरी 24 घंटे मैं वहीं पर रहता था, लेकिन जो मेन काम होता था ना, दिन के टाइम में मुझे 10 बजे से लेकर के और दिन के 2 बजे तक अब गेट पर रहना पड़ता था। कभी कभी कोई आ जाता था तो लगता था कि हाँ, सब कुछ सही है। मैं खास करके इस टाइम में कहीं आता जाता भी नहीं था। वैसे वहाँ कोई पूछने वाला नहीं था कि जोगिंदर कहाँ है। कभी मालिक लोग आ गए, महीना 1.5 महीना 2 महीना और वो चलते थे ना, तो बिल्कुल मालूम हो जाता था। पहले खबर आ जाती थी कि हम फलाने दिन को वहाँ पहुँचेंगे। अगर जोगिंदर कहीं आसपास अगर हो तो बिल्कुल फैक्ट्री पर पहुँच जाना। वहाँ का क्लर्क मैनेजर हमारे पास में अब खबर दे देते। और उस दिन तो मैं बिल्कुल गेट छोड़ के हिलता नहीं था। मैं बता रहा हूँ उस घटना को। हमारे फैक्ट्री के अंदर में एक हैंडपम्प था। हैंडपम्प के साथ में मोटर भी लगा हुआ था, जिसे हम टंकी में पानी भरा करते थे। मतलब एक तरह का समरसिबल था। जब बिजली नहीं होती थी ना, तो उसको हम हैंडपम्प की तरह इस्तेमाल करते थे। जो पानी था ना, बहुत ही स्वादिष्ट था, मीठा पानी था। और आसपास में जो छोटी मोटी बस्तियां थीं, वहाँ का पानी ऐसा नहीं था। खारा पानी था, कुछ अजीब पानी था। तो जो लोग इस पानी के शौकीन थे, जिनको पता था इस फैक्ट्री के अंदर में पानी मीठा है, तो दिन में आ जाते थे कि भैया हमें भी पानी भर लेने दीजिए। मैं किसको रुकता। मोटर तो नहीं चलाता था, लेकिन हैंडपम्प का कहते थे कि भाई हैंडपम्प चलाओ, अपना पानी भरो, ले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, मोटर मैं चलाने नहीं दूंगा, क्योंकि बिजली खर्च होगी। फिर मालिक पूछेंगे, चाहे मैनेजर पूछेगा कि भाई इतना तुमने कैसे चला लिया। मैं थोड़ा डरता था इन चीज़ों से। लेकिन हैंडपम्प चलाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। दिन भर में जब आसपास के जो बस्ती के छोटे मोटे बस्ती थी, और वहाँ के औरतें भी आती थी, मर्द भी आती थी, लड़के भी आते थे, और अपना पानी भर करके कोई साइकिल पर, कोई सर पर ले करके चला जाता था। खाना बनाने का काम में आता था। तो लोग बताते थे कि दाल उससे अच्छी गलती थी। खैर, मैं बताऊं कि इस तरह मेरी ज़िंदगी लाइफ चलती जा रही थी। अब मैं उस जगह पर आए हुए लगभग 2 महीना बीत चुका था। 2 महीना में मेरे मालिक एक बार आए थे। अब मालिक भी थे ना, बहुत ही दिलदार थे। जब भी मुझे मिले थे ना, मुझे अब एक तरह से इनाम दे के गए थे। बताए थे कि जोगिंदर, तुम इस जगह का रखवाली सही ढंग से करना। दिलदार आदमी थे। उनके जो भी मैनेजर थे, उनके जो वर्कर थे, जब आते थे ना, तो वो लोग पहले ही आ जाते थे। बताते थे मालिकों के बारे में कि मालिक जो हमारा है ना, बहुत मस्त किस्म का इंसान है। खैर, हमारी तो रोजी रोटी उसी से चल रही थी। ऐसे करते करते कुछ दिन और बीत चुका था। शाम का टाइम था, अंधेरा होने जा रहा था। मैं गेट बंद कर दिया था कि अब तो कोई आना जाना था नहीं। जिसको पानी वानी भरना था दिन में ही अपना भर लेते थे। मैं किसी को रोकता भी नहीं था। अब मैं वहाँ पर खाना बनाने का अब सब कुछ इंतजाम कर रखा था, कहीं आता जाता नहीं था। हाँ, कभी कभी अब स्वाद बदलना होता था तो मैं दूर एक ढाबा था, अब वहाँ पर चला जाता था।
बस इतनी ही मेरी दुनिया सिमट कर रह गई थी। और वहाँ से मेरा जो गांव था ना, लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर था। मेरी शादी ब्याह तो अभी हुई नहीं थी और अभी आसार भी नहीं थे कि मुझसे बड़े एक और भाई थे। जब उनका नंबर आता तब उसके बाद में मेरा नंबर आता। अब मैं अपनी दुनिया में मस्त था, मुझे सब कुछ सही लग रहा था, ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। जैसा मैं नौकरी ढूंढ रहा था अब वैसे ही मुझे नौकरी आराम वाली मिल चुकी थी। अब मैं उस टाइम नशा पानी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ा था। शाम के टाइम जब मैं गेट बंद करके अंदर अपना सब्जी वब्जी काट रहा था कि चलो अब खाना वाना बना लिया जाए, उसी टाइम गेट पर दस्तक होती है। कोई आवाज़ खटखटाता है, आवाज़ लगाता है। मैं सब्जी वब्जी छोड़ करके और गेट पे जाता हूँ। छोटा गेट खोलता हूँ, बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ कि एक फक्कड़ इंसान जैसा कुछ, मतलब दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल बड़े बड़े, आंखें थोड़ा बड़ी बड़ी सी लग रही थी, सुंदर थे, गोरा चिट्ठा थे और अजीब व गरीब कपड़ा पहन रखे थे। कुर्ता पहना हुआ था और फिर लुंगी डाल रखी थी। हाथ में अब एक मटका टाइप का था, वो लेके खड़े थे। मैं मटका देख करके समझ गया था कि इनको पानी की ज़रूरत है। मैं बोला कि बाबा जी पानी लेने आए हो क्या? उम्र ऐसी थी 50 के आसपास के होंगे लगभग। तब मैं उनसे इज्जत से बोला, बाबा जी पानी लेने आए क्या? अतः बोलते, हाँ बेटा मैं पानी के लिए आया हूँ। मैं बोला कि ठीक है अंदर आ जाइए, चलिए मैं पानी आपको देता हूँ। मैं खुद अपने हाथों से हैंडपम्प चला कर उनका पानी भरवाता हूँ। जब उनका बर्तन भर जाता है तब मैं उनको बोलता हूँ कि बाबा जी आप कहाँ रहते हैं? मैं आपको पहली बार देखा हूँ, मैं इतने दिन मुझे यहाँ पर हो गया, अभी कभी आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। अब बाकी जो आसपास के लोग हैं मैं तो उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, पहली बार आपको देखा हूँ। तब कहने लगे कि बेटा शमशान जानते हो, शमशान कहाँ पर है? मैंने बोला कि हाँ नाम तो सुना हुआ है, आसपास में यहीं पर है कहीं पर। मैं हाथ के इशारे से बताया। बोले बस वहीं पर मेरा घर परिवार है। मैं आश्चर्य में पड़ गया, शमशान में रहते हो? हंस पड़े, कहने लगे शमशान में नहीं, शमशान के अगल बगल में। मैंने बोला बाबा आप अकेले रहते हो? तब कहने लगे नहीं नहीं, मेरा पूरा भरा पूरा परिवार है। इसके बाद उनसे मेरी बातचीत चलने लगी। बड़ा ही रोचक रोचक बातें मुझे सुनाते थे, बड़ा आनंद आता था। और इसके बाद आधा पौना घंटा बैठे वो, और फिर कहने लगे कि मुझे चलना है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, फिर मैं कभी आऊँगा। मैं बाबा से बोला कि आप आइएगा ज़रूर, आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मुझे तो बड़ा आनंद आया। इसके बाद से मेरी बाबा से दोस्ती हो गई थी। बाबा आते थे शाम के टाइम में, बाकी और लोग जो पानी भरने आते थे वो तो सुबह ही 10 बजे 11 बजे तक अपना पानी वानी लेकर चले जाते थे। कोई भूला भटका आ गया तो दोपहर के बाद में आ जाता था और इसके बाद कोई नहीं आता था। बस बाबा ही शाम को आते थे, पानी भरने के लिए तो नहीं, मुझसे बातचीत करने के लिए। कहते हैं कि पानी तो मैं एक दिन भरता हूँ तो कई दिन चलता है, मुझे पानी का ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। मेरे पास में आते थे, हम लोग घंटों बैठे रहते थे, बातचीत करते थे देश दुनिया के बारे में। अब बड़ी उनकी अच्छी जानकारी थी। बातचीत होते होते अब एक दिन जो टॉपिक थी ना, अब भूत प्रेत पर आ गई। मैं ही कहने लगा बाबा आप रात भर इधर से उधर भटकते हो। वो कहते थे कि मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ और फिर रात को 11 बजे 10 बजे के आसपास अपना घर चला जाता हूँ, झोपड़ी है अपने, अब वहाँ पर रहता हूँ। तब मैं उनसे पूछा कि बाबा आपको डर नहीं लगता है? एक तो आप शमशान के पास में आपका घर है, लोग बाग कहते हैं कि शमशान में भूत प्रेत होते हैं। बाबा हंसने लगे और कहने लगे कि अगर होता है तो क्या है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं उनकी बात सुन करके अब एक तरह से हैरान था, उनकी तरफ देखने लगा। नहीं बाबा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कभी आपने भूत प्रेत को अब देखा है अपनी आंखों से? तब वो कहने लगे कि मैं तो हमेशा देखता रहता हूँ। मैं पूछा कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाती? जैसे मैंने सुना है कि भूत प्रेत अजीब किस्म के होते हैं, भयानक होते हैं, कोई खून पीने वाला होता है, कोई दूसरे को सताने वाला होता है, तो ऐसा कोई भूत प्रेत से आपकी मुलाकात हुई? बाबा हंसने लगे, अरे छोड़ो ना,
तुम कहाँ भूत प्रेत पर लेकर आए। भूत प्रेत मेरे आसपास में भटकते रहते हैं। अब इसके बाद में बाबा जी टॉपिक बदल देते हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ा हुआ था। भूत प्रेत के मैं जानने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मुझे तो जरिया मिल चुके थे बाबा जी। बाबा जी पुराने आदमी थे। हाँ, मुझे अभी तक ज्ञान नहीं था कि वो कोई अवघड़ हैं या कोई साधु बाबा हैं या कुछ और है। अपने बारे में खुल कर के वो बताते नहीं थे। खैर, अब उनसे दोस्ती हो गई थी। गाहे बगाहे शाम के टाइम में आती थी, जब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रहा होता या फिर मैं बना करके खाना रख दिया होता। मैं उनसे पूछता था कि बाबा जी, आपको कुछ भोजन वोजन करना है तो कर लीजिए। तब कहने लगे नहीं, मैं बहुत ही कम मात्रा में भोजन का इस्तेमाल करता हूँ, और वो भी एक टाइम। मैं दोनों टाइम भोजन नहीं करता हूँ। मैं सुबह कर लिया तो अब अगली सुबह करूँगा। मैं उनका देख रहा था शरीर में कोई कमजोरी ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। आवाज़ भी बहुत बढ़िया थी और आवाज़ में खनक थी। ऐसे देखने से नहीं लगता था कि बाबा जी कोई कमज़ोर हैं। ठीक ठाक थे, सेहत और उनको अच्छी थी। खैर, कुछ दिनों के बाद बाबा जी का मैं इंतज़ार करता रहा। अब बाबा जी आ नहीं रहे थे। वो आते थे तो बड़ा एक तरह से मेरा टाइम पास भी हो जाता था। लेकिन जब 3-4 दिन 5 दिन हो गया, नज़र नहीं आए, तो मुझे लगा कि बाबा जी कहीं चले गए हैं। इस एरिया में नहीं है। अगर इस एरिया में होते तो ज़रूर आते। मैं एक शाम को ऐसे ही, अब बाबा जी को तो पता नहीं था कि आएंगे कि नहीं आएंगे, और मुझे उम्मीद भी नहीं था। मैं जान चुका था कि बाबा जी कहीं और चले गए हैं। वो तो ऐसे ही मस्त मौला इंसान हैं, लेकिन उनका परिवार तो वहाँ पर होगा, मुझे ये तो पता था। खैर, शाम का टाइम था, अंधेरा हो चुका था। अब मैं अपना खाना वाना बनाने की तैयारी कर रहा था। सब्जी वगैरह मैं काट रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुआ। मैं तो खुश हो गया कि चलो बाबा जी आ गए, अब मेरा टाइम पास हो जाएगा। मैं सब्जी वगैरह छोड़ करके और एक तरह से कहूँ ना कि दौड़ते हुए जा कर के गेट खोलता हूँ। लेकिन जब गेट खोलता हूँ ना, तो मुझे बड़ा निराशा होती है। जो मैं देखता हूँ ना, वहाँ तो बाबा जी थे नहीं। वहाँ पर एक मैले कुचेले कपड़े में एक जवान लड़की, और वैसे ही एक पानी का बर्तन लेकर खड़ी है। उस लड़की को भी मैं पहली बार देखा था। मैं तो हैरान था कि कहीं बाबा जी आए होंगे, लेकिन जब देखता हूँ तो एक जवान लड़की पानी का बर्तन लेकर खड़ी है। मैं पूछ बैठता हूँ कि आप पानी भरने आई हैं इस टाइम में? इस टाइम तो यहाँ कोई आता जाता नहीं है, अंधेरा हो चुका है। तब वो कहने लगे कि मेरे घर में पानी की कमी है, और तब मैं आई हूँ। मैं उस लड़की को देखने लगा। देखने से जवान 22, 23, 24 साल का उम्र होगा, ऐसा ही। मैंने कुछ ऐसा कुछ कपड़ा पहन रखा था, लग रहा था गरीब परिवार से है, और बाल भी उलझे हुए थे। अगर उसको नहला धुला दिया जाए ना, साफ कपड़े पहना दिए जाए ना, तो बहुत ही खूबसूरत लगती। मेरा ये अनुमान था। अब मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हें डर नहीं लगा भाई, अंधेरे में जवान लड़की हो, अब देखो माहौल सब बिगड़ा हुआ है। और तब कहने लगी कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ डर नहीं लगता है, मैं अकेले आती जाती रहती हूँ। मैं पूछा कि कौन सी जगह पर रहती हो? कई हमारे जो जानने वाले लोग हैं, अब उस कॉलोनी से आते हैं पानी भरने के लिए, आप कौन सी जगह पर रहती हो? और तब कहने लगी कि आप बाबा जी को नहीं जानते। मैं अब आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगा। अरे, इस लड़की से बाबा जी से क्या ताल्लुक है? कहीं बाबा जी की जानकार तो नहीं है, कहीं बाबा जी का परिवार से तो नहीं है। मुझे ऐसा ही लगा उस टाइम। मैं बोला कि हाँ, बाबा जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कहाँ है वो? मैं तो आज गेट खुला था उन्हीं को समझ करके कि बाबा जी आए होंगे, इसी टाइम में वो आते हैं, लेकिन तुम निकली। क्या तुम बाबा जी के परिवार से हो? उसने सर हिलाई, मतलब हाँ। तब मैं उसको थोड़ा नरम होता हूँ और कहता हूँ कि कोई बात नहीं, बाबा जी हैं कहाँ पर? काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। और तब वो कहने लगी कि कहीं दूर के सफ़र पर गए हैं, उनको आने में टाइम लगेगा। मैं उस लड़की को आदर से कहता हूँ कि अंदर आ जाइए, और खुद हैंडपम्प चला करके पानी भरता हूँ। हाँ, तब उसकी निगाह मैं जो खाना बना रहा हूँ उस पर पड़ती है। अब वो पानी का बर्तन भर तो चुका है, अगर जाना चाहती तो आराम से जा सकती थी, लेकिन वो बर्तन उठाई नहीं
अब मेरी तरफ देखने लगी। आप अकेले रहती हो इतने बड़े जगह पर? मैंने बोला हाँ, ये जगह मेरी थोड़ी है, मैं तो यहाँ चौकीदार हूँ, मैं चौकीदारी करता हूँ। उसकी जो निगाहें थी ना, जिस जगह पर खाना का बनाने का इंतजाम था, अब वो अपने कदमों से चलती हुई उस जगह पहुँच गई। कहने लगी, अब खाना आप ही खुद ही बनाते हो, बनाने आता है आपको? मैंने बोला कि मुझे तो सब कुछ खाना बनाना आता है, जो आप कहोगी मैं चुटकियों में बना सकता हूँ। तब कहने लगी कि नॉन वेज बनाना जानती हो, कभी बनाया है? मैंने बोला कि हाँ, हमारे घर में बनता है, कभी कभी हफ्ते में, कभी महीनों में, और मैं तो बनाना अच्छी तरह से जानता हूँ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ आई थी। कहने लगी कि अभी क्या बन रहा है? मैंने बोला कि आज अभी तो हरी सब्जी बन रही है, अभी मेरे पास में इतना पैसे नहीं है कि मैं नॉन वेज लेके आऊँ, क्योंकि काफ़ी महंगा है ना। लड़के के चेहरे पर लगातार मुस्कुराहट दौड़ रही थी। तब कहने लगी कि अगर मैं आपको नॉन वेज ला के दूँ तो क्या आप बढ़िया से बना सकती हो? मैंने बोला हाँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। आप बाबा जी कौन लगती हो? आप उनकी बेटी हो या कोई और रिश्तेदार हो? तब वो कहने लगी कि मैं बेटी ही हूँ बाबा जी का। अब तो मुझे बिल्कुल नज़दीकी मामला था, बाबा जी मेरे जानने वाले थे, अब ऐसे कोई बात था नहीं। मुझे लगा कि चलो अब कोई ऐसा बात है तो मैं बिल्कुल कर दूंगा। अब मैं खुल के बोला कि अगर आपको नॉनवेज खाना है ना तो आप लेकर आइएगा, देखिएगा एक बार मैं बना के दूंगा ना तो आप उंगलियां चाटते रह जाइएगा। लड़की मुस्कुराती रही, कहने लगी कि पक्का, मैं लेके आऊँगी मैं, आप फिर आप बनाना। मैं बोला कि कब आप मिलोगी? कहने लगी जल्दी मिलूंगी, आपसे आप जान पहचान हो गई है ना, और बाबा जी तो है नहीं ना, पानी वानी मुझे भी अब लेके जाना पड़ेगा। अब इसके बाद कुछ देर तक और बात करती रही। फिर मैं ही उसको बोला कि देखो आपको लेट हो जाएगी, चलिए मैं कुछ दूर तक आपको छोड़ देता हूँ। तब वो कहने लगी नहीं, आप अपना काम कीजिए, खाना वाना बनाइए, मैं आराम से निकल जाऊँगी, जैसे आई थी वैसे मैं चली जाऊँगी। मुझे जरा भी उस लड़की पर शक नहीं हुआ। जरा भी ऐसा शक होता ना तो मैं कभी उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलता। चली गई। मैं उसकी शकल सूरत अपने दिमाग में एक तरह से चल रहा था कि अगर इस लड़की को साफ सुथरा किया जाए, सही ढंग का कपड़ा पहनाया जाए तो बहुत ही खूबसूरत, और थी भी ऐसे ही, जवान थी। मुझे उसमें रुचि अब हो गई थी। मैं उसका अब इंतज़ार करने लगा। एक दिन बीत गया लेकिन वो नहीं आई। एक दिन के बाद शाम के टाइम में, वही टाइम था लगभग, वो आती है, दरवाज़ा खटखटाती है, जिस टाइम में बाबा जी आया करते थे। मैं खुश हो जाता हूँ कि चलो बाबा जी तो नहीं आए, शायद उनकी लड़की आई होगी। जाता हूँ तो मैं देखता हूँ अपने हाथ में कुछ पॉलिथीन वगैरह ले करके, जैसे कोई सामान हो, और खड़ी है। चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था उसका। मैंने उसके चेहरे पर कभी भी उदासी तो देखी नहीं थी। कहती है कि मैं आ गई, आपने कहा था ना कि नॉन वेज लेके आना, तो मैं लेके आ गई। चलो अब अंदर चलते हैं, आप बना के दिखाइए। मैं समझ ही नहीं पाया कि भाई ये कौन सा टाइम है, जवान लड़की है, अब इसके परिवार में भी लोग होंगे, बाबा जी नहीं हैं तो इसको घर में रहना चाहिए, या नॉन वेज का इतना चस्का है कि नॉन वेज खुद लेकर के अब लेके आ गई। अरे दिन में आती, दिन में आराम से मैं बना देता, खिला देता इसको, लेकिन रात में बड़ा अजीब सा लगा था मुझे। और तब मैं पूछा कि आपके घर में, परिवार में अब और भी तो लोग हैं? वो कहने लगी हाँ है ना, मैं सभी के लिए तो बना नहीं सकती थी ना, मैं तो अपने लिए लेकर आई हूँ। उनको नॉन वेज अब दूसरे टाइप का पसंद है, तो मैं कैसे उनके लिए लेकर आ सकती हूँ? उस टाइम तो मैं कुछ भी नहीं समझ पाया था। खैर अब लेके आ गई थी तो मुझे तो बनाना ही पड़ता था। सब्जी मैं कुछ बनाया नहीं था, अभी मैं तैयारी भी नहीं आता खाना बनाने का, लेकिन अब लेके आ गई थी तो मैं चलो बना देते हैं। और वो कुछ ज़्यादा ही था, मतलब 2 आदमी का से ज़्यादा वो नॉन वेज था, कम से कम 5-6 आदमी उसमें आराम से खाना खा सकते थे। मैं हैरान था इतना आइटम देख करके कि आप इतना क्यों लाई?
तो कहने लगी कि मैं हूँ और आप हैं। मैं बोला कि मैं तो थोड़ा बहुत खाता हूँ। तो बोलने लगी बाकी मैं खा लूँगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, जितना अपना खाना हो आप खा लेना। खैर मैं उस रात नॉन वेज बना करके अब बाकी में उसको बहुत पसंद आया। मैं तो थोड़ा बहुत अपने लिए अब खाना खाया और बाकी वो सब कुछ साफ कर गई थी। और मैं उसको अब एक तरह से रोकना भी नहीं चाहता था। मैं अब उसको कहने लगा कि देखिए रात ज़्यादा हो गई है। अब बाकी में रात ज़्यादा हो गई थी, मुझे टाइम का एहसास ही नहीं हुआ। और तब कहने लगी कि देखो अब तो मैं भोजन कर चुकी हूँ, परिवार के लोग तो अब सो चुके होंगे, क्या मैं यहाँ पर आराम कर सकती हूँ? सुबह चली जाऊँगी आराम से, बाबा जी भी नहीं है। मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है, अगर बाबा जी को पता लगेगा तो ना जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। खैर मैं उसको बोलता रहा, लेकिन मैं ज़्यादा अब उसको प्रेशर भी नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि कहीं बाबा जी से बोल देगी फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए, बाबा जी नाराज़ हो जाएंगे। मैं समझा कि शायद अब वहाँ पर परिवार बड़ा है, जगह नहीं होगी, क्योंकि पहली बार आई थी तो इतना बड़ा एरिया देख करके खुश हो गई थी कि इतना बड़े एरिया में आप अकेले रहती हैं। तब मैं बोला कि मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, मैं यहाँ का मालिक नहीं हूँ। तब मुझे लगा था कि वो छोटी जगह में रहती होगी, इतना जगह नहीं होगा, यहाँ खुले में अब जगह दिख रहा है तो उसको आनंद आ रहा था। आखिरकार मैंने उसके लिए व्यवस्था कर दिया कि आप इस जगह पर आराम से सो जाइए, और सुबह में आप जब जाइएगा तो मुझे जगा दीजिएगा। मैं तो अब जो भी खाना पीना खाया था अब मैं भी आराम से सो गया था। मुझे तो अब पता भी नहीं चला कि कितना रात हो गया है। मैं बाथरूम करने के लिए उठता हूँ और तब तक मैं देखता हूँ कि लड़की उसी बिस्तर पर आराम से लेटी हुई है। बाथरूम से आकर के मैं भी आराम से लेट जाता हूँ और तब तक सब कुछ सही था। मुझे गहरी नींद आती है और इसके बाद मेरे साथ में भयानक भयानक सपना आना शुरू हो जाता है। मैं देखता हूँ सपने में मैं जिस कब्रिस्तान का शकल तक नहीं देखी थी, मैं उस कब्रिस्तान के अंदर पहुँच चुका हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मैं कब्रिस्तान के शमशान के अंदर खड़ा हूँ। वहाँ पर कब्रें भी बनी हुई है और दूसरी साइड में शमशान भी है। ऐसा ही मुझे सब कुछ दिखाई देता है। मैं बीचों बीच में खड़ा हूँ और मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ। अजीब अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू होती हैं। मैं देखता हूँ कि कब्रिस्तान के साइड से भी कुछ अब ऐसी आवाज़ें सुनाई पड़ रही है और वैसे ही भयानक आवाज़ें शमशान की साइड से आनी शुरू हो गई है। मैं डर जाता हूँ सपने के अंदर में। मुझे लगता है कि अब भागना चाहिए यहाँ से। मैं गलत जगह पर आके खड़ा हो गया हूँ, लेकिन भाग नहीं पाता हूँ। दौड़ने की कोशिश करता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मेरे पैर जम चुके हैं। मैं अपनी जगह से बिल्कुल भी 1 इंच भी नहीं हिल सकता हूँ। और तभी जो मैं देखता हूँ ना, बिल्कुल चीखें मारने लगता हूँ। मैं देखता हूँ कब्रिस्तान की साइड से एक बड़ी सी औरत बिल्कुल काला कंबल जैसे कुछ ओढ़े हुए अब मेरी तरफ आ रही है। उसकी लाल लाल आंखें मुझे दिखाई दे रही है। अजीब सी आवाज़ में कुछ बोलती हुई मेरी तरफ बढ़ रही है। मैं खौफ में हूँ। अब फिर मैं जब मुड़ के देखता हूँ एक आवाज़ और आती है जो शमशान साइड से, और मैं वो देखता हूँ ना तो उधर से भी एक ऐसी चीज़ मुझे दिखाई देती है। मैं बड़ा खौफ में हो जाता हूँ। भागना चाहता हूँ लेकिन भाग नहीं पाता हूँ। अचानक मुझे लगा कि मैं तो मारा जाऊँगा। मैं कैसी जगह पर आ गया हूँ। इस जगह को मैं कभी जानता तक नहीं हूँ। इस जगह पर मैं कभी दिन में भी नहीं आया। खौफ में भर जाता हूँ। भागने की कोशिश करता हूँ लेकिन बिल्कुल भाग नहीं सकता। अचानक वो दोनों साइड से अब बिल्कुल करीबी मामला हो चुका था। और तभी वही लड़की जो मेरे अब घर के अंदर में यानी मेरी फैक्ट्री के अंदर में सो रही थी, वो मेरे पास में दौड़ती हुई आ जाती है, मेरी हाथ पकड़ती है और लेकर के एक अंधेरे साइड में भागने लगती है। वो बोलती है कि जितना तेज चल सकते हो भागो भागो, नहीं तो ये तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हें जिंदा ही चबा जाएंगी। मैं और खौफ में भर जाता हूँ। लेकिन उस लड़की को मैं पहचान गया तो थोड़ा मैं अब जो डर है ना वो कम हो जाता है। अब मैं उसके साथ अंधेरे में भागने लगता हूँ। कहाँ भाग रही है मुझे कुछ भी मालूम नहीं। अचानक मुझे एक छोटी सी घर दिखाई देता है। हल्की सी रोशनी उसमें नज़र आती है
और उस घर के अंदर में मुझे लेकर के दरवाज़ा बंद कर देती है। मेरी सांसें तेज तेज चल रही है और वो लड़की मुझे घूर रही है। कह रही है तुम्हें उस जगह पर जाने की ज़रूरत क्या थी, तुम क्यों उस जगह पर गए थे। अब मैं कहने लगा कि मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे उस जगह पर आ गया हूँ, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं है ये कौन लोग थे, मुझे मारना क्यों चाहते थे। तब वो लड़की कहने लगी कि अभी खतरा टला नहीं है, तुम यहाँ से निकल नहीं सकते, तुम्हें यहाँ रात गुजारनी पड़ेगी, मेरी अब एक तरह से सुरक्षा के अंदर में तुम्हें रहना पड़ेगा। मैं बड़ा खौफ में भरा हूँ। अब मैं उस लड़की से कहता हूँ कि क्या आपको उस भूतों से डर नहीं है। तब कहने लगी डर है, तभी तो तुम्हें लेके भागी हूँ, लेकिन इस जगह पर वो भूत प्रेत अब बिल्कुल नहीं आएंगे, तुम डरो नहीं, वो मेरे नज़दीक नहीं पहुँच सकते, इस एरिए में इस घर के अंदर के आसपास भी नहीं भटक सकते, तुम यहाँ पर सुरक्षित हो, तुम मेरे साथ में रात गुजारो, अब देखो सब सुबह तक सही हो जाएगा। मैं डर जाता हूँ। अब उसमें इतनी कम जगह होती है घर के अंदर में, एक छोटा सा बिस्तर लगा हुआ है, काफ़ी देर हम बैठे रहते हैं, तब मुझे नींद आने लगती है, सपने के अंदर में भी। और लड़की मुझे कहती है कि तुम्हें नींद आ रहा है, तुम यहाँ पर सो जाओ, तुम यहाँ पर सो जाओ, तुम कब तक जागते रहोगे। जब ऐसी मेरे से बात करती है ना, तो मुझे नींद का एहसास होने लगता है। मैं उस छोटे से जगह पर जो बिस्तर लगा हुआ है उस पर लेट जाता हूँ। वो लड़की भी मेरे बगल में लेट जाती है। मुझे आश्चर्य नहीं होता है कि क्यों मेरे बगल में लेटी है, फिर मेरे बाहों में भर लेती है। तब मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ। मैं कहने लगा कि आप थोड़ा सा दूरी बना कर रखिए ना, मैं लड़का हूँ और आप लड़की हैं। तब कहने लगी तो इसमें क्या हुआ, क्या लड़का लड़की एक साथ में सो नहीं सकते, लेट नहीं सकते। मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, तभी मैं तुम्हारी जान बचाई हूँ, तो क्या ये एहसान अब तुम उतारोगे नहीं। मैं कहूँ ना कि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि नहीं नहीं ये सब ठीक नहीं है, बाबा जी की बेटी है, ये सब मुझे बिल्कुल अंदर से जो फीलिंग थी ना, थी ही नहीं ऐसा कुछ करने का। लेकिन जो लड़की थी ना मेरे साथ, अब एक तरह से अब चिपटती जा रही थी। मैं भी इंसान था, जवान था, शादी ब्याह हुआ नहीं था, अब ऐसा कुछ सुख मुझे मिला नहीं था, स्त्री सुख जो बोलते हैं, मैं भी उसकी भावना में अब बह चुका था। मुझे सब कुछ एहसास है, पूरा जो मेरे साथ में अब सब कुछ चल रहा था, वो एहसास मैं आज तक कभी भूलता नहीं हूँ। अब इसके बाद मैं जब मेरी आँख खुलती है ना, तो अपने आप को मैं अपने फैक्ट्री के अंदर पाता हूँ, बिल्कुल उसी जगह पर मैं जहाँ लेटा हुआ था। एहसास मेरे दिमाग में अभी तक है कि मैं उस लड़की के साथ रात बिता चुका हूँ। सब कुछ मुझे जो मेरे साथ में घटा था, शमशान वाला, कब्रिस्तान वाला, सब कुछ मुझे अब एहसास अच्छी तरह से है। लेकिन मैं जब देख रहा हूँ ना, तो लड़की भी आराम से अभी भी सो रही है अपने बिस्तर पर, सुबह होने जा रही है। मैं तो बोला था कि तुम जल्दी उठ जाओ तो मुझे जगा देना, लेकिन मैं उसके बारे में सोचने लगता हूँ कि ये सब कैसे हुआ था, क्या रियल में ऐसा मेरे साथ में हुआ था या ये सपनों के अंदर की बात थी। मुझे लगने लगा कि नहीं, मैं भी यहीं पर हूँ फैक्ट्री के अंदर में, लड़की भी आराम से अलग सो रही है, ये कैसा संभव है। नहीं नहीं, ये मेरे दिमाग का भरम है, मैं सपनों की दुनिया में अब चला गया था, और सपने की दुनिया में ना जाने क्या क्या होता है। इसके बाद मैं उस लड़की के पास जाता हूँ, सुबह हो जाता है। अब मैं कहता हूँ अरे तुम्हें घर नहीं जाना है। लड़की हड़बड़ा के उठती है, अब बोलती सुबह हो गई क्या, यानी ये होने जा रही है, हुई तो नहीं लेकिन होने जा रही है, अब अपने घर जा सकती हो तुम। अब यहाँ पर लोग पानी भरने के लिए आएंगे और मुझे अब अच्छा भी नहीं लगेगा कि कोई तुम्हें घूर कर देखे, शक करेंगे। मैं खुली विचार कर था, मैं बोल देता हूँ। लड़की कोई रिएक्शन नहीं करती है, दरवाज़ा खोलती है, बाहर निकल जाती है। इसके बाद मैं दरवाज़ा बंद करता नहीं था, ऐसी फैक्ट्री में कुछ था ही नहीं, खाली था। अब मैं अपने बिस्तर पर आकर के लेट जाता हूँ। वही सब सपनों की बातों को मैं याद करता हूँ, वो उस पल को मैं अब एक तरह से दिमाग में रखता हूँ। दूसरी रात आती है, बाबा जी नहीं आए, ना वो लड़की आती है। पूरे 4 दिन के बाद में फिर वो लड़की आती है, हाथ में
वैसे ही थैला लिए हुए। अब मैं जब देखता हूँ तो मैं उसका इरादा समझ जाता हूँ। अब पहले ही बोलता हूँ कि नॉनवेज लेकर आई हो। कहने लगी हाँ, आज खाने की इच्छा हो रही थी। हाँ, कुछ पैसे भी थे तो मैं सोचा चलो तुम भी खा लोगे और मैं भी खा लूँगी। इसके बाद मैं नॉनवेज बनाता हूँ जो उस रात हुआ था। और वही सब चीज़ अब दोहराई जाता है। वही स्वप्न मैं देखता हूँ, शमशान में पहुँच जाता हूँ और वो लड़की मुझे बचा करके उसी घर में ले जाती है। मैं भयभीत हो जाता हूँ। जब मेरी आँख खुलती है ना, सपनों से मैं जब बाहर आता हूँ और जो देखता हूँ ना, मुझे विश्वास नहीं होता। वो जो लड़की थी ना, अपने बिस्तर पर नहीं, मेरे बिस्तर पर अब आकर के लेटी हुई थी। और जिस हालात में थी मैं देख करके दंग रह गया था। कुछ ऐसे ही हालात मेरे भी थे। तो क्या ये सब सपनों में जो मैं देखा था वो सपनों की बात नहीं थी? ये सब मेरे साथ में रियल में घट रही थी। मैं जब होशो हवास में हो जाता हूँ, अब मैं देखने लगता हूँ कि देखो, मुझे तो लग रहा था कि मैं सपनों की दुनिया में हूँ, लेकिन ये तो मेरे साथ में रियलिटी में घटना घटी है। मैंने इसको भोजन भी कराया, नॉनवेज बनाया और रात को गुजारने के लिए जगह भी दिया। अब कब ये मेरे बिस्तर पर आकर लेट गई? क्या जो पहली घटना हुई थी, क्या वो भी इसी तरह से हुई थी? मैं भयभीत हो जाता हूँ, थोड़ा मन में डर जाता हूँ। मैं उस लड़की को उठाता हूँ, उठो उठो उठो। वो लड़की उठती है, क्या सुबह हो गई? कहनी नहीं, अभी सुबह नहीं हुई है, अभी टाइम है। लेकिन तूने ये मेरे साथ में क्या किया है? लड़की अब मेरी तरफ देख के मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि ऐसा क्या गलत किया मैंने? तुम भी जवान और मैं भी जवान, मेरे भी कुछ अरमान थे, तुम्हारे भी होंगे, तो दोनों अरमानों को हमने मिला दिया। इसमें मैंने कौन सा गलती कर लिया? मैं उस लड़की से बड़ा नाखुश था। हाँ, तब मैं उसको डांटते हुए कहने लगा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की। मैं ऐसा वैसा कोई लड़का नहीं हूँ। तुमने तो मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया है, सब कुछ खराब कर दिया, मेरी इमेज ही बर्बाद कर दिया। मैं तो कहीं अब क्या बताऊँ, मैं क्या क्या उसको बोलता रहा और वो सब मुस्कुरा के मेरी बात को सुनती रही। अभी सुबह पूरी तरह से नहीं हुई थी। अब मैं इतना नाराज़ हो गया था। मैं उस लड़की से बोलता हूँ कि देखो, तुम चले जाओ और दोबारा कभी मेरे पास में मत आना, और नहीं तो जब बाबा जी आएंगे ना, मैं कोई बात छिपाऊंगा नहीं, सब कुछ बाबा जी से बता दूंगा। अब फिर तुम्हारी बाबा जी बिल्कुल क्लास लेंगे। बाबा जी का नाम सुनते ही लड़की, अब उसके बदन में थोड़ा सिहरन मैंने महसूस किया था, डर थोड़ा सा महसूस किया था। और इसके बाद अपने कपड़े लत्ते पहनती है और फिर गेट खोल करके निकल जाती है। जब जाती है ना, तब मुझे बड़ा संतोष मिलता है। दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। अब मैं सोचने लगता हूँ कि देखो, मैं तो सपनों की दुनिया में था, अब कब ये मेरे साथ में आ गई, कब ये सब किया, मुझे जरा भी आभास नहीं हुआ। ऐसा सपनों में लग रहा था कि सब कुछ उसी के घर में हो रहा, रियल टाइम में चल रहा हूँ। लेकिन मैं तो अपनी फैक्ट्री में हूँ, ये कैसे संभव है? खैर, अब इसके बाद सुबह हो जाती है, मैं अपने काम में जुट जाता हूँ, दरवाज़ा खोल देता हूँ। काम तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब बाहर बैठ जाता हूँ, पानी भरने वाले आते हैं, अपना पानी भर के चले जाते हैं। कोई आता जाता नहीं, उसके बाद में खाली बैठा रहता हूँ। दोपहर के बाद में कुछ हल्का फुल्का खाना बना लेता हूँ, खिचड़ी वगैरह, और फिर आराम करने लगता हूँ। कोई आता नहीं था। 3 दिन के बाद में वो लड़की तो आई नहीं। 3 दिन के बाद में वही टाइम था, दरवाज़ा पर दस्तक होने लगा। मैं समझ गया कि लड़की होगी, फिर नॉनवेज लेके आई होगी और फिर मुझे तंग करेगी। मैं दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ। दरवाजे पर बार बार दस्तक हो रही है, दरवाज़ा पर कोई बोल नहीं रहा, और वो लड़की बोलती भी नहीं थी, सिर्फ दरवाजे पर दस्तक करती थी। मैं समझ गया कि वही लड़की होगी। मैं दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ, काफ़ी देर हो जाता है। अब धड़ाम धड़ाम दरवाजे पर आवाज़ आने लगती है, तेज तेज, और मेरा नाम लेकर कोई अब पुकार रहा है। जब मैं आवाज़ सुनता हूँ ना, तब मुझे एहसास होता है कि नहीं, ये लड़की की आवाज़ नहीं है, ये तो बाबा जी की आवाज़ है। बाबा जी आ गए हैं। मैं दौड़ते हुए जाता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ। बाबा जी मुझे देखते हैं और कहते हैं, जोगिंदर तुम सो गए थे क्या? मैंने बोला कि नहीं बाबा जी, मैं सोया नहीं था,
मैं तो जागा हुआ था और मैं अभी खाना बनाया भी नहीं था। मैं तो सोच रहा था कि कुछ बनाऊं, क्या बनाऊं, दिमाग में सब चल रहा था। बाबा जी अंदर आ गए थे। मैं पानी वानी देता हूँ, पानी पीते हैं। मैं कहता हूँ बाबा जी चाय वाय बना दूँ। दूध तो नहीं था, लाल चाय मैं बनाता था। तब वो कहते हैं कि हाँ बना दो। लाल चाय बना के हम दोनों पीने लगते हैं। मेरे मन में बहुत सारा सवाल चलता है, लेकिन मैं कैसे शुरुआत करूं, बाबा जी से कैसे पूछूं कि उनको बुरा ना लगे। आखिरकार मैं उस पोजीशन पे आता हूं, बातचीत का अब रुख बदलता हूं जो बाबा जी कर रहे थे। मैं कहता हूं कि बाबा जी आपके परिवार में कितने बच्चे उच्चे हैं। जब मैं ये सवाल दोहराता हूं ना कि बाबा जी आप बता नहीं रहे आपके कितने बच्चे वगैरह हैं, बाबा जी मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो क्या। मैं बोला कि बाबा जी चलो मैं हूं आपका बच्चा, लेकिन आपके घर में जो आप बताते हैं कि अपना मेरा परिवार है, तो उसमें कितने बेटा कितनी बेटी हैं आपके। बाबा जी मेरे सवाल पर अब थोड़ा गौर करने लगे, हैरानी से मुझे देखने लगे। मैं वही सवाल दोहराता हूं कि बाबा जी आपने बताया था ना एक बार कि मेरा अब अपना घर है, शमशान के पास में कोई कॉलोनी है। मैं तो इतना नहीं जानता जो आप बताए थे। आपका अपना परिवार भी है, तो आपका बाल बच्चे भी तो होंगे, पत्नी भी होगी, लड़का भी होगा, लड़की भी होगी। बाबा जी मुझे घूर कर देख रहे थे। मैं उनकी देखने का अंदाज थोड़ा अलग लग रहा था। कहीं बाबा जी नाराज तो नहीं हो रहे। मैं थोड़ा सा अब अपना जो लय है बोलने का बदल देता हूँ। अरे बाबा जी मैं तो ऐसे ही पूछ लिया था, आप कहीं बुरा तो नहीं मान रहे। बाबा जी अब कुछ अलग दुनिया में जैसे थे, लगातार मुझे घूर रहे थे। वो ध्यान उनका कहीं भटका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कुछ सोच रहे हैं, कुछ अलग दिशा में उनका सोच चल रही है। मेरे पर उनका नजर तो जरूर थी, लेकिन उनका दिमाग कहीं और था। मैं इतना सवाल इतना सब कुछ कर लिया था, लेकिन जवाब नहीं दे रहे थे। कुछ देर तक मैं बिल्कुल शांत हो गया था कि कहीं बाबा जी नाराज ना हो जाए। आखिरकार बाबा जी का अब वो टूटता है, जो अपना इधर उधर देखना नहीं चाहते थे, बिल्कुल मेरे पे फोकस था। उनकी आंखें आंखें अब पुतलियाँ हिलने लगती है, अब मेरी तरफ देखते हैं। कहते हैं कि ये सब जो हुआ है तेरे साथ में, तुझे कुछ अंदाजा भी है। सच कहूँ ना तो मुझे बाबा जी की बात उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आया था कि बाबा जी क्या कहना चाहते हैं। मैं बाबा जी से पूछता हूँ कि बाबा जी कैसी बात है। मैं तो आपसे कुछ सवाल पूछा था कि आपका परिवार में कितना बेटा है, कुछ बेटी है। बाबा जी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कहते हैं कि जो तेरे साथ में सब हुआ था तुझे मालूम है कौन थी वो। जब ये कौन थी वो ना, तब मुझे थोड़ा संदेह होने लगा कि बाबा जी आप खुल के बताइए, मुझे पहेलियाँ समझ में नहीं आता है। आप साफ शब्द में पूछिए ना, आप बताइए ना जो कुछ बताना है। तब कहने लगे कि इस घर में प्रेतात्मा का महक आ रही है। कोई लड़की आई थी, कोई लड़की आई थी यहाँ पर। बाबा जी बोलते हैं ना तो मैं थोड़ा डर जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि हाँ बाबा जी आई तो थी पानी भरने के लिए। बाबा जी अब मेरी तरफ घूर के देख रहे थे। मैं पानी भरने वाले की बात नहीं कर रही हूँ। इस फैक्ट्री के अंदर में तेरे साथ रात बिताने वाली, तेरे साथ खाना खाने वाली ऐसी कोई लड़की आई थी। सच कहूँ ना मुझे बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि वो लड़की ने बताई थी कि मैं बाबा जी की बेटी हूँ। अब मैं कैसे बताऊं कि आपकी बेटी आई थी। बाबा जी अब मुझ पर नाराज होने लगे कि तू सच क्यों नहीं बोल रहा है। आई थी और तेरे साथ में रात बिताई थी ना, भोजन किया था ना, तूने खाना बनाया था ना। तब मैं कहने लगा कि हाँ मैंने किया था बाबा, वो तो आपकी बेटी थी ना। आपका नाम ले रही थी कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपके बारे में सब कुछ जानती थी। तब मैं उसको आने दिया था। बाबा जी की आंखें अब फैलती जा रही थी। कहने लगे कि तू मेरे पास में थोड़ा और नज़दीक आ, थोड़ा और नज़दीक आ। उस टाइम मैं बहुत खौफ में था कि बाबा जी कहीं नज़दीक बुला करके मुझे थप्पड़ उप्पड़ तो नहीं मारेंगे। मैं ऐसा ही डर चुका था।
मेरा भेद खुल चुका था। अब मैं बहुत खौफ में था उस टाइम में। मैं बाबा जी की बात को टाल देता हूँ, अतः बाबा जी गुस्सा हो जाते हैं। मैं तुझसे बोल रहा हूँ ना, तो तू मेरे नज़दीक आ, तो सुनता क्यों नहीं है, डांट के बोलते हैं। तब मैं डर जाता हूँ। फिर बाबा जी के पास में जाता हूँ कि चलो एक आध थप्पड़ पिटाई भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं है। मैं नज़दीक जाता हूँ, मेरी आंखों में देखने लगते हैं। मेरी आंखों में क्या देख रहे हैं मुझे बिल्कुल मालूम नहीं। तब कहते हैं जिसका शक था वही तेरे साथ में हो चुका है। मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ कि बाबा जी का मतलब बोलने का क्या है। तब मैं बाबा जी से पूछता हूँ कि बाबा जी आपका मतलब क्या है, किसकी बात कर रहे हो। बाबा जी मेरे हाथ पकड़ते हैं, जिस जगह हम लोग बैठे थे अब वहाँ से उठा देते हैं। चल चल आगे चल, हम उस जगह पर बैठेंगे। एक साफ सुथरा जगह पर हम फिर आके बैठ जाते हैं। बाबा जी कहते हैं मेरे लिए थोड़ा पानी लेके आ। पानी देता हूँ। बाबा जी 2 घूंट भरते हैं, पानी को पीते हैं। अब पानी का बर्तन रख देते हैं। अब फिर वो शुरू हो जाते हैं, बताना शुरू करते हैं कि जोगिंदर, मैं तुझसे एक बात बताना भूल गया था। तुझसे पहले भी यहाँ पर एक चौकीदार रहता था। वो बुजुर्ग व्यक्ति था, बुजुर्ग नहीं था, अधेड़ था। वो जो तू लड़की की बात कह रहा है ना, मेरी कोई अपना परिवार ही नहीं है। जब मैंने कोई शादी ही नहीं किया है तो मेरी औलाद कहाँ से होगी। जिस शमशान में रहता हूँ ना मैं, अब तू समझ ले कि मैं कौन हूँ। मैं एक तांत्रिक हूँ, अवघड़ हूँ, समझ ले मस्त मौला इंसान हूँ। अब मैं तांत्रिक में ही, अब इसमें मेरा रुचि शुरू से रही है। अब मैं यही यही सब काम करता हूँ। अब मैं ज़्यादातर शमशान में अपनी रातें गुजारता हूँ। और मैं वो जो तुमसे पहले जो यहाँ के चौकीदार था, मैं उसको भी चिताया था कि देखो अगर कोई लड़की कोई ऐसा कुछ तुम्हारे पास में आती है तो दरवाज़ा मत खोलना। वो भी तुम्हारे जैसे था, वो दरवाज़ा खोल चुका था, उसको अंदर बुला चुका था। अधेड़ था, अधेड़ होने के बाद भी उस लड़की में उसकी दिलचस्पी थी, लेकिन उस पोजीशन तक अभी पहुंच नहीं पाए थे। मैं अभी बाहर था और जैसे ही मुझे उसकी गंध मिली ना, रात के टाइम था, अब मैं दरवाजे पर आ चुका था। दरवाज़ा पीटने लगा और तब जाकर के वो चौकीदार दरवाज़ा खुलता है। जब मैं उसका नाम लेकर पुकारता हूँ, मुझे देख करके हैरान हो जाता है। और तब मैं उससे पूछता हूँ कि तो तुम किसी लड़की को अंदर बुलाए हो। तब वो डर जाता है, खौफ में भर जाता है। जब मैं उसको डांटता हूँ तब वो हाँ बोलता है। कहाँ है लड़की। पूरा चौकीदार पूरी फैक्ट्री में ढूंढ लेता है, लेकिन वो लड़की मिलती नहीं है। मुझे तो मालूम था कि वो है कहाँ पर। मैं उसको बोलता हूँ कि आज के बाद में किसी लड़की को देखो, किसी औरत के देखो तो बिल्कुल दरवाज़ा मत खोलना। ये जगह ही ऐसी है। यहाँ से शमशान जो है ना काफ़ी नज़दीक है। अब इसके बाद वो बड़ा खौफ में भर जाता है। अब मैं उसको चेताता हूँ कि अभी तुम बिल्कुल सही हो, डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे से तुम इस चीज़ को ध्यान रखना। वो लड़की एक प्रेत आत्मा थी, दुष्ट प्रेत आत्मा थी। वो तुम्हारी जान लेने के लिए आई थी, तुमसे प्यार मोहब्बत की बातें करके और तुम्हें फंसा रही थी। मैं सही वक्त पर आ गया था, मैं उसकी गंध पा लिया था और यही भी तुम्हारे साथ में हुआ है। तुम भी उसके प्यार में पड़ गए और उसके साथ रातें बिताई। मैं जब आ रहा था ना, मैं तुम्हारे पास नहीं जा रहा था, मैं शमशान में जा रहा था। हाँ, तभी मैं उस लड़की का गंध मुझे मिल चुका था। हाँ, मैं समझ गया कि आखिरकार तुम भी उस लड़की के चक्कर में पड़ गए हो। लेकिन देर नहीं हुई है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। वाकई में जब बाबा जी ये सब बात बताते हैं ना, तो मेरे तो होश उड़ जाते हैं। मैं तो अभी कभी सोचा भी नहीं था। मैं कभी आज तक भूत प्रेत को, अब नाम तो जरूर सुना था, लेकिन इतना नज़दीक से और वो भी मेरे साथ में रात बिताई है, यकीन नहीं होता था। मैं खौफ में भर गया था। तब बाबा जी कहने लगे कि कल मैं सुबह में आऊँगा और सब कुछ सही कर दूँगा। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा कुछ करके जाता हूँ कि वो प्रेतात्मा लड़की इस फैक्ट्री के अंदर में दोबारा से तुम्हारे पास में नहीं आएगी। मैं उस टाइम भी करके गया था। अब मैं बताया भी था कि देखो कुछ दिन के बाद ये सब हट जाएगा।
एक टाइम पीरियड होता है। अब फिर तुम मुझे याद कर लेना, शमशान में आ जाना और दिन के टाइम में बुला लेना। लेकिन उसके बाद वो चौकीदार चला ही गया था। अब मैं भी अब एक जगह पर रहता नहीं हूँ, मैं इधर उधर भटकता रहता हूँ। मैं लंबी दूरी की यात्रा पर चला गया था और इसके बाद तुम आए थे। मुझे पहले दिन से शक था कि तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ खेल होगा और तभी मैं पानी के बहाने से तुम्हारे पास में आया था। बाबा जी जब कहानी बताते हैं ना पूरी, वाकई में खौफ से भर जाता हूँ और तब बाबा जी से कहता हूँ कि बाबा जी ये जगह मेरे लिए सुरक्षित है या नहीं, हाँ या ना। अगर आप बोलोगे तो मैं कल ही फैक्ट्री की नौकरी छोड़ के चला जाऊँगा। और तब बाबा जी हंस के कहने लगे, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। अगर तुम नहीं चाहोगे तो लड़की, कोई आत्मा तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर नहीं आ सकती। बिल्कुल तुम निश्चित अपना काम कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। अब बाकी मैं कल आऊँगा और जो भी कमी बेसी है मैं पूरा कर दूंगा। मैं उस फैक्ट्री में पूरा 1 साल तक काम किया था, लेकिन मैं कभी बाबा जी से मिलता जरूर था। कभी भी मेरे पास वक्त होता था अब मैं जाता था दिन के टाइम में शमशान में, और कभी कभी मिलते थे वो ना जाने कहाँ घूमते रहते थे। लेकिन उसके बाद से मैंने उस लड़की को तो कभी देखा नहीं। हाँ, दरवाजे पर कई बार मैं सोते हुए दस्तक ज़रूर सुना था। अब मुझे लगा था कि हो ना हो वही लड़की है। हाँ, तब मैं समझ जाता था कि वो जो बाबा जी का रेखा खींचा हुआ है ना तंत्र मंत्र का, उसका पावर कम होने लगा। हाँ, मैं अगले दिन बाबा जी को ढूंढता था, शमशान में जाता था। अगर बाबा जी नहीं होते थे तो मैं इंतज़ार करता था, अपने काम में लगा रहता था। दरवाजे पर दस्तक होता था लेकिन मैं कभी दरवाज़ा नहीं खुलता था। मुझे लगता था कि वही प्रेत आत्मा लड़की है, अब दूसरे रूप में अब आई होगी। हाँ, मैं फिर उसके जाल में कभी फंसता नहीं है। फिर बाबा जी मिल जाते थे, मैं बताता था, फिर उस जगह को घेराबंदी कर देते थे। हाँ, कहते थे कि अब बहुत है, बहुत दिन तक चलेगा। 1 साल के बाद मैं उस नौकरी को छोड़ा था, जब मेरी भैया की शादी का डेट फिक्स हो गया था। इसके बाद मैं उस फैक्ट्री के काम पर कभी नहीं गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जोगिंदर जी की भेजी हुई। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे भेज सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। लाइक के बदले में अब एक नया चीज़ आ गया है यूट्यूब की तरफ से, हाइप। आप हाइप भी कर सकते हैं और फिर अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। कल फिर इसी चैनल पर मिलते हैं, इसी टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।